पेज नंबर 110 पे है ये, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक हीलियम न्यूक्लियाई है, ठीक है, 2He4, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर और ये आ गया इसका एटॉमिक मास। जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट है, मान लो X कोई एलिमेंट है, तो A क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा, और B क्या होगा? एटॉमिक मास होगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं कहाँ से निकलते हैं? अल्फा पार्टिकल निकलते हैं कहाँ से? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कहाँ से निकलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बाहर निकलते हैं, ओके। अब सबसे पहले इसमें है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और जो रिजल्ट निकलेगा उसकी हमें इंपॉर्टेंस भी बतानी है, सिग्निफिकेंस भी बतानी है। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हम एक कैविटी लेंगे, कैविटी कैविटी के अंदर हम रखेंगे सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, नाम दे दिया S, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा। इससे क्या निकलेगा? और ये कैविटी का नाम होता है लेड कैविटी। कैविटी का नाम होता है लेड कैविटी, ठीक है। इससे अल्फा पार्टिकल का बीम निकलेगा। हर डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो उसको बीम की फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे? एक स्लिट यूज करेंगे। एक स्लिट यूज करेंगे तो जो भी अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो इस स्लिट के अंदर से होके निकलेंगे, तो वो बीम की फॉर्म में हो जाएंगे। साथ में बनाइए आप, शिवम गोस्वामी बनाओ, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल निकलेंगे वो इस तरह से निकलेंगे बीम की फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। इसके आगे हम क्या करेंगे? एक थिन गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल लेंगे, थिन गोल्ड फॉयल होगी। ये अल्फा पार्टिकल इस फॉयल के साथ टकराएंगे, ठीक है। इसमें जो ग्रीन लाइन है
यानी अल्फा पार्टिकल, अब कुछ अल्फा पार्टिकल इधर को भी जाएंगे, कुछ इधर को चले जाएंगे, ठीक है, कुछ रिवर्स भी आएंगे, ठीक है, और कुछ इधर को आएंगे, मतलब हर डायरेक्शन में होगा। और इन अल्फा पार्टिकल की, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये। इसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इन सारे अल्फा पार्टिकल को। तो यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। बाकी डायग्राम आपकी बुक में दी गई है, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो वापिस आ जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे, कुछ इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एंगल आ गया हमारा थीटा। इसको बोलते हैं थिन गोल्ड फॉयल। थिन गोल्ड फॉयल। और ये जा रहा है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और ये होता है माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप को हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे गोलाई में। ये माइक्रोस्कोप क्या होगा, रोटेट हो सकता है। तो ये S क्या है, दिस इज सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये आ गई आपकी स्लिट। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है। अब इसको हम देखते हैं लिखा क्या है। मैंने जो लिखवाया है थ्योरी में, S is the source of radioactive substance placed in lead cavity. It produces alpha particle in all directions. And these scattered alpha particles are observed through rotatable detector at different angles. अलग अलग एंगल्स पे हम इनको स्टडी करेंगे। किसकी हेल्प से, रोटेटेबल डिटेक्टर की हेल्प से हम इनको अलग अलग एंगल्स पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल्स होंगे, इन एंगल्स को बोलते हैं हम, एक नाम होगा पर्टिकुलर, एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। एंगल्स ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस क्या है। ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग के बीच में, तो हमें ग्राफ में क्या मिलता है, ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ग्राफ से हमें क्या मिलता है, अगर एक तरफ हम ले लें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट एंगल थीटा, और इस साइड ले लें हम वो एंगल थीटा, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं थ्रू गोल्ड फॉयल, दे सफर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि ये पीक पे है, तो मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल हैं उनकी स्कैटरिंग बहुत कम होती है। ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग, उनका एंगल ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम है, यहां आप देख सकते हो।
ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल पासिस एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो पास करेंगे विद एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री ये एंगल हुआ ना, ठीक है, इससे ज्यादा एंगल पे बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो पास करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंस बैक, यहां पे टकराएंगे। गोल्ड का कोई एटम होगा, उस पे हम अल्फा पार्टिकल को हिट कर रहे हैं। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इसके बगल से निकल जाएंगे ऐसे, कुछ जो होंगे वो उनकी थोड़ी सी स्कैटरिंग होगी। ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो होंगे जाएंगे टकराए, जो बिल्कुल सीधे आ रहे हैं वो जाएंगे टकराएंगे और वापिस आ जाएंगे। ये चीज हम यहां पे करने जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशंस थी। अब आगे अगर आप डायग्राम देखें, मैं दोबारा से एक और डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। 4 अल्फा पार्टिकल्स मैं बना दूंगा और यहां पे मैं एक गोल्ड का न्यूक्लियस बना देता हूं। एक गोल्ड का न्यूक्लियस आ गया। ठीक है। ये लाइन डॉटेड में आएगी। ठीक है। जो बड़ी दूर होगा उसके ऊपर, अब अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो मैंने यहां पे 4 अल्फा पार्टिकल 1 2 3 4 ले लिए। 4 अल्फा पार्टिकल की बात करूंगा, वो ऐसे जा रहे हैं। तो जो बड़ी दूर होगा अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस से, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज हैं। अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं। ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। दोनों के बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण अल्फा पार्टिकल जो है, जो बड़ी दूर होगा वो तो सीधा चला जाएगा, ये सीधा चला जाएगा, ये बिल्कुल बेंड नहीं होगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। जो दूसरा अल्फा पार्टिकल है जो थोड़े कम डिस्टेंस पे है, ये ऐसे जाएगा। तीसरा अल्फा पार्टिकल जो बड़ी नजदीक है वो इधर को जाएगा। ठीक है। फोर्थ अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है वो क्या होगा, वो रिबाउंस बैक हो जाएगा, वो वापिस आ जाएगा इस तरफ को। ठीक है। तो ये इधर को चला गया, ये इधर को आ गया, और ये रिबाउंस बैक जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है वो क्या होगा, रिबाउंस बैक हो जाएगा। तो दिस इज गोल्ड न्यूक्लियस, और फर्स्ट अल्फा पार्टिकल, सेकंड अल्फा पार्टिकल, थर्ड अल्फा पार्टिकल, फोर्थ अल्फा पार्टिकल। ऐसे ही आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इस केस में देखेंगे तो थीटा जो है इट इज लेस देन 90 डिग्री, और इस केस में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और लास्ट वाले केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा इसके, वो क्या होगा, वो रिबाउंस बैक हो जाएगा। तो आपकी नोटबुक में डायग्राम है, वहां से आप देख सकते हो। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्जर्वेशंस क्या मिली, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है।
तो ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी, डायग्राम बनाई आपने, बनी हुई है आपके पास, इसको फिर से देख लीजिए। तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियस को स्ट्रेटली, जो अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है न्यूक्लियस को स्ट्रेटली, ठीक है, हेड ऑन, ये मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, नंबर 1, जो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है न्यूक्लियस की तरफ को, ठीक है, हेड ऑन। अब क्या होगा, जैसे ही नजदीक पहुंचेगा न्यूक्लियस के, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, और एक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये क्या होगा, ये वापिस, पहले ऐसे जा रहा था, पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद क्या होगा, ये वापिस आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। फाइनली इट स्टॉप्स एंड रिपेल्ड बैक, हेंस इट रिट्रेसेस द पाथ बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसका एंगल कितने एंगल पे वापस आ जाएगा, ये 180 डिग्री एंगल के ऊपर। फर्स्ट अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं। ये ऐसे जा रहा था, सामने पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दोनों पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। तो पहले ये तेज होगा, फिर ये धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, और एक स्टेज के बाद ये वापिस आ जाएगा उसी रास्ते से, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे सेकंड, अल्फा पार्टिकल 2 जो है, अब इसकी बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल 2 जो है वो न्यूक्लियस के बड़ी नजदीक से जा रहा है, न्यूक्लियस के बड़ी नजदीक से जा रहा है, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर भी रिपल्सिव फोर्स लगेगी, पर फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो थोड़ी कम होगी। फर्स्ट वाले के कंपैरेटिवली इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी वो थोड़ी कम होगी, ठीक है, पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो ये क्या होगा, ये स्कैटर होगा बाय एन एंगल थीटा लेस देन, यहां पे आना था थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, द अल्फा पार्टिकल 3 जो है, ये वाला अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो अप्रोचेस द न्यूक्लियस स्ट्रेटली एंड स्कैटर्ड एंड at a small angle, and that angle is greater, no sorry, एंगल हम बेटे यहां से देखेंगे, एंगल जो लेंगे ना हम, वो इस डायरेक्शन से लेंगे यहां से, तो ये एंगल आएगा थीटा लेस देन 90 डिग्री, और ये एंगल आना था थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये चीज करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो जो थर्ड अल्फा पार्टिकल है, ये भी न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है स्ट्रेटली एंड स्कैटर्ड एट स्मॉल एंगल, दैट एंगल इज थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो ये जो है, इसकी स्कैटरिंग भी हुई, पर एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। तो फर्स्ट अल्फा पार्टिकल वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, वो रिट्रेस करेगा अपना पाथ। सेकंड अल्फा पार्टिकल, उसका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और तीसरा अल्फा पार्टिकल, उसका एंगल लेस देन 90, और जो बहुत दूर है उसके ऊपर कोई इफेक्ट इस न्यूक्लियस का नहीं पड़ेगा, वो स्टेट जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से आगे चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ अल्फा पार्टिकल विच पासिस एट लार्ज डिस्टेंस रिमेन अनडिविएटेड, उसकी कोई भी डिविएशन नहीं होगी, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, पहले तो आप समझिएगा कि होता क्या है। जो फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है वो कितनी नजदीक जा पा रहा है, जो फर्स्ट अल्फा पार्टिकल है वो कितनी नजदीक जा पा रहा है इस न्यूक्लियस के, या ये अल्फा पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है इस न्यूक्लियस से। तो दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अल्फा पार्टिकल ले लेंगे जिसके ऊपर चार्ज कितना है, +2
ई चार्ज है उस अल्फा पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, और जिसकी एनर्जी कितनी है, जिसकी एनर्जी कितनी है MeV है, ठीक है। इसको हमने न्यूक्लियस की तरफ को भेजा और न्यूक्लियस जो है जिसका ऊपर चार्ज कितना है Ze है, एक अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज कितना है +2e है और जिसकी एनर्जी कितनी है MeV है, जो अप्रोच कर रहा है किसी न्यूक्लियस को जिस न्यूक्लियस का चार्ज कितना है Ze है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, वो जा रहा है, ये न्यूक्लियस है, अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ को जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो इस अल्फा पार्टिकल और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगी। जिस रिपल्सिव फोर्स जो होगी जैसे जैसे नजदीक जाएगा वो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, जैसे ही डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस बिकम्स इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जैसे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है और ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, गोल्ड न्यूक्लियस है मान लो, ठीक। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के इक्वल हो जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, और रुकने के बाद क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण ये अल्फा पार्टिकल जो इधर को जा रहा था वापिस आना शुरू हो जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस है जहां पे जाके वो रुक जाता है, कम्स एट रेस्ट, जहां पे आके वो रुक जाता है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो पहले अल्फा पार्टिकल चल रहा था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे ही अल्फा पार्टिकल रुका तब उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, अब पोटेंशियल पोजीशन के कारण जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी कंप्लीटली, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम मान लें कि स्मॉल v जो है, अगर हम मान लें स्मॉल v जो है इट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम किस किस के बीच का है, सिस्टम है किसका किसका, एक अल्फा पार्टिकल का और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लस या इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज, पोटेंशियल में क्या होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, ठीक है। तो यहां पे Q जो होगा हमारा वो Ze के इक्वल होगा, मतलब वो अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होगा, न्यूक्लियस के चार्ज के कारण होगा, और ये डिस्टेंस r जो होगा ये होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यहां पे क्या आ जाएगा, Ze/r नॉट इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये आ गया चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है। यहां से आप 2 से ये 4
कट जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको आप PE लिख दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर हम निग्लेक्ट कर दें किसको, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंट्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर हम ये मान के चलें कि जब उन अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस का इंट्रैक्शन हो रहा है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द इंट्रैक्शन, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब आपने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, आपने काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल ली थी ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी आपने निकाल ली 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको इक्वल कर दो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर नॉट। ये जेड है, जेड 2 मत समझ लेना। ठीक है, यहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो निकाल सकते हैं। तो 2 से आमने सामने 2 कैंसिल हो रहा है, आर नॉट को इधर ले आइए और mv² को दूसरी साइड ले जाइए, तो आर नॉट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में mv²। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट किया। अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम बिकम्स स्टेशनरी, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, अब हमें पता है कि कोई भी एटम होगा उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है KLM ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो बोलते हैं कि चलते रहते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम का अगर वो स्टेशनरी हो जाए, स्टेशनरी हो जाए मतलब वो रुक जाए, वो मूव करना बंद कर दे, वो मूव करना बंद कर दे, तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स, चलने के गोल गोल घूमने के कारण उसके पास कौन सी फोर्स थी, सेंट्रीपिटल फोर्स थी। अगर वो चलना बंद हो जाए तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो 0 हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल ओनली न्यूक्लियस एंड एटम इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई। बोलता है कि अगर ये एटम है कोई और ये उसका न्यूक्लियस है, अब जब अल्फा पार्टिकल, हमें पता है कि एटम के सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल एट लार्ज एंगल ओनली द न्यूक्लियस एंड एटम इज रिस्पॉन्सिबल एंड व्हाई। बोलता है न्यूक्लियस और एटम ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्कैटर अल्फा पार्टिकल। इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अल्फा पार्टिकल को स्कैटर नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड ओनली बाय द न्यूक्लियस। कि साइज जो है इलेक्ट्रॉन है उनका कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये इधर को जा रहा है। ठीक है, तो बगल से निकलेगा तो सिर्फ न्यूक्लियस ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है, उसके इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, इस इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसी चीज क्यों नहीं होती है, तो उसके बारे में है कि साइज जो है इलेक्ट्रॉन का, इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ अल्फा पार्टिकल, दैट्स व्हाई द ओनली न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंपैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट टॉपिक है इंपैक्ट पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं. इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी v ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. अब इसको भी डायग्राम से समझिए कि ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, प्लस जेड ई. कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसके न्यूक्लियस के बगल से निकल रहा है, ठीक है, और ऐसे चला गया. अल्फा पार्टिकल आया, ऐसे जा रहा है और ऐसे उसकी स्कैटरिंग हुई और वो इधर को चला गया, ठीक है. मान लेते हैं ये एंगल आ गया किसी एंगल थीटा के ऊपर. तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उस अल्फा पार्टिकल का, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. So it is the perpendicular distance between the velocity vector v of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus is known as impact parameter. ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर जो है उसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही करना, फाइंड आउट नहीं करना है. जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड हाफ एम बी स्क्वायर. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इम्पैक्ट पैरामीटर. अच्छा, अब इम्पैक्ट पैरामीटर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये चीज भी हमें देखनी होगी कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर b जो है cot थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, तो cot थीटा बाई 2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा. बाकी देखो ना, चार्ज जेड ई ये सारी चीजें क्या, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ वेलोसिटी वेरिएबल और cot थीटा बाई 2 वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है. तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो cot थीटा बाई 2 भी ज्यादा होगा, देयरफॉर एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा विल बी स्मॉल. ठीक है, अगर b ज्यादा होगा तो cot थीटा बाई 2 भी ज्यादा होगा, तो थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा, मतलब स्कैटरिंग भी स्मॉल होगी, कम स्कैटर करेगा, उसकी डिविएशन बहुत कम होगी. ठीक है, अगर इंपैक्ट पैरामीटर जो है ये स्मॉल होगा तो cot थीटा बाई 2 भी स्मॉल होगा, देयरफॉर थीटा जो होगा लार्ज होगा, यानी कि b कम है, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के बड़ी नजदीक से निकल रहा है. ठीक है, तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो इस केस में स्कैटरिंग जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी. अगर b, ये फर्स्ट अल्फा पार्टिकल वाला केस आ रहा है कि अगर b 0 है, कि अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने से जा रहा है, अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल न्यूक्लियस के सामने से आ रहा है, तो उस केस में b क्या होगा, ये 0 होगा. उस केस में क्या होगा, cot थीटा बाई 2 भी क्या होगा, 0 होगा. ये सारी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, 0 हो जाएगा. ठीक है, और अल्फा पार्टिकल विल डायरेक्ट टुवर्ड्स, तो उस केस में थीटा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, और अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस इट्स पाथ, वापिस उसी रास्ते से
आ जाएगा। तो ये कुछ हैं डिस्कशन में कि अल्फा इम्पैक्ट पैरामीटर की बात क्यों कर रहे हैं। पीछे हमने जो बात की कि इसकी स्कैटरिंग कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, वो क्यों हो रहा था, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद है एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर याद रखिए, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको लिखते हैं एटॉमिक नंबर को हम Z से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। उसके बाद आता है आपका मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर को हम लिखते हैं कैपिटल A से। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मास नंबर A जो होगा ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के इक्वल होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स Z प्लस N आ गया। नेक्स्ट है टॉपिक आपका व्हाट इज न्यूक्लियर साइज। What is nuclear size and nuclear density? What is nuclear size and nuclear density? So experimentally it is found that volume of nucleus is directly proportional to mass number. कोई भी न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम जो होगा वो उसके मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर r जो है रेडियस है न्यूक्लियस का, अगर r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा अभी मैंने कहा उसके मास नंबर के इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये चीज 4/3 पाई दिस इज कांस्टेंट, तो मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं कि r क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ठीक है, तो टेकिंग क्यूब रूट तो यहां क्या रह जाएगा, r रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा a रेज टू पावर 1/3। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो r विल बी इक्वल टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3। वेयर आर नॉट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर, आर नॉट इज कांस्टेंट ऑफ 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर। तो यहां से इसको न्यूक्लियर साइज को स्टडी करने से हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक एटम जो होता है उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। हर एक एटम का मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो रेडियस जो होगा वो डिफरेंट एटम का रेडियस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट एटम का साइज जो होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हर एक एटम जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होंगे उनका साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा, उनका रेडियस डिफरेंट होगा, उनके न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो न्यूक्लियर साइज से हमें ये चीज देखने को मिली। नेक्स्ट है न्यूक्लियर डेंसिटी। ठीक है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मास टू द न्यूक्लियर वॉल्यूम। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर मास टू और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी।
अगर आप इसको रीड करोगे, आप यहां से देखोगे तो अगर m जो एवरेज मास है न्यूक्लियन का, r जो है न्यूक्लियस का रेडियस है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, m इंटू कैपिटल A, है ना। एक न्यूक्लियन जो है, न्यूक्लियन होता है जैसे कोई प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, उसका एवरेज मास हमने मान लिया, कितना मान लिया, स्मॉल m। अब उसमें कितने प्रोटॉन होंगे और कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो इतने होते हैं, तो पूरे न्यूक्लियस का मास कितना आ गया, न्यूक्लियर मास कितना आ गया, m इंटू कैपिटल A। अच्छा, न्यूक्लियस अगर r जो है रेडियस है न्यूक्लियस का, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, बट बेटे r क्या है, अभी हमने पीछे r निकाला था, r कितना था, 4/3 पाई, r कितना था, यहां से देखिए r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3, है ना। तो r0 इंटू a रेज टू पावर 1/3 और इसका क्यूब कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, न्यूक्लियर मास भी निकाल लिया m इंटू a और न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी निकाल लिया हमने। तो न्यूक्लियर मास कितना है, m इंटू a, और न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r0 क्यूब इंटू a से a कट जाएगा, और 3 को ऊपर ले जाओ तो 3 इंटू स्मॉल m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब। तो ये आ जाएगी आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी। अगर आप मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करें, ठीक है, r0 की वैल्यू पुट करें, यहां पे 2 ही कांस्टेंट है, बाकी 3 कांस्टेंट है, 4 की पाई की वैल्यू भी आप सब्स्टिट्यूट करो, मास ऑफ प्रोटॉन भी अगर आप देखो कितना होता है, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर, ठीक है। आपने r0 की वैल्यू मैंने अभी आपको लिखवाई थी, r0 कितना था, 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15 मीटर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, है ना। ये सारी वैल्यूज अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट न्यूक्लियर डेंसिटी, आप फाइंड आउट कर सकते हो, और ये आएगी आपके पास 2.29 इंटू, कैलकुलेशन करना 10 रेज टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इतनी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, कोई भी एटम होगा उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी यही रहेगी। ठीक है, बाकी कल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, ओके।